चलिए फिर अपना हम जर्नी आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे, जिसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कहते हैं। और जहाँ हमने पढ़ा था, हमने कल लास्ट में पढ़ा था कि जिसमें नाउन आ रहा था प्रिपरेशन, ये लास्ट में शायद मैं आपको करा करके छोड़ा था ये वाले कॉन्सेप्ट, कि नाउन आ रहा था, फिर एक प्रिपरेशन था, फिर नाउन था, फिर प्रिपरेशन था, फिर नाउन था। लास्ट टाइम मैंने यही कराया था ना, ये कराया था। और इसके बाद मैं आपको छोड़कर चला गया था कुछ क्वेश्चंस लिख करके, या उसे सॉल्व किए भी थे हम लोग। आज मैं कुछ इससे आगे, इससे जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है, उसे अपन डिस्कस करेंगे। इससे जुड़ा ही वाला, इससे थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। और वो क्या है, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और उसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे और आप मुझे बताएंगे कहाँ पे ईज आएगा, कहाँ पे आर आएगा, मतलब कहाँ पे एस एच भी आएगा और कहाँ पे पी एच भी आएगा। ये सारे क्वेश्चंस में आपने ये चीज़ बतानी है। आप इसे सॉल्व करें, देखिए कहाँ पे क्या आएगा। ये 6 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। मैं आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ क्या क्या लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि द स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड इज और आर रियल, द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर डिस्कस्ड, डोर्स टू डोर्स इज और आर विजिटेड ड्यूरिंग इलेक्शन, पेजेस आफ्टर पेजेस वर read by her, words to words has or have been translated। और सीखते हैं कि कार्स आफ्टर स्कूटर्स इज और आर बीइंग स्टॉप्ड। आप एक बार ये 6 सेंटेंस को पढ़ें और पढ़ करके एक बार बनाने की कोशिश करें, और मैं सारी चीज़ें फिर डिस्कस करता हूँ। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ और आप भी साथ साथ सॉल्व करना। जिसने भी सॉल्व कर लिया है वो कमेंट में अपना आंसर मेंशन कर सकता है, कमेंट करके कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके फर्स्ट में क्या आएगा,
सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा और सिक्स्थ में क्या आएगा, आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो बताया गया था, जो कल की चीज़ें, वो क्या बताई गई थी, मैं अगर कल की बात याद दिलाऊं आपको, तो क्या बताई गई थी आपको चीज़ें कि जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद नाउन आता है, जब नाउन के बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद फिर नाउन आता है, तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कौन हमें डिसाइड करता है, तो हेल्पिंग वर्ब हम ये फर्स्ट वाले के अनुसार लगाते हैं। अगर ये फर्स्ट वाला हमारा सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अगर ये प्लूरल होता है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसी वजह से हम इसके बाद इसे ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसे हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मानते हैं, और इसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। इसी वजह से हम फर्स्ट वाले के अनुसार हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपको ये बताया गया था। ठीक है, तो अब देखिए आप देखिए, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि दो नाउन लिखा हुआ है, एक स्टोरीज क्या है, नाउन है, दूसरा क्या है, चाइल्डहुड, दोनों ही नाउन है। और जब दोनों ही नाउन के बीच में एक ऑफ आया है, और ऑफ जो कि प्रीपोजिशन होता है, अगर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद अगर ये लिखा हुआ है तो ये कौन से केस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में। इट मीन्स ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है स्टोरीज। और स्टोरीज सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आप कहोगे सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, क्योंकि स्टोरीज है, अगर स्टोरी होता तब ये सिंगुलर होता। अगर ये स्टोरीज प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आप द स्टोरीज के अनुसार क्या लगाओगे, प्लूरल। तो प्लूरल कौन है, आर। नेक्स्ट है कि द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर डिस्कस, द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज और आर डिस्कस। तो आप देखें कि यहाँ पे भी ये ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आया है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आया है, क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन बन रहा है, द प्रॉब्लम। और जो द प्रॉब्लम लिखा हुआ ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है, द प्रॉब्लम के अनुसार क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, तो आप कहोगे बिल्कुल इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि द प्रॉब्लम जो है सिंगुलर है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक तो आप देख पा रहे थे। यहाँ तक अब देखेंगे ये आगे वाले जो 4 सेंटेंसेस लिखे गए हैं और ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हुए थे, ये दोनों अलग हैं, कैसे हैं, आप इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब देखें आपके जो आप नाउन लिख रहे थे, जब आप प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन लिख रहे थे अभी तक आप, तो ये नाउन जो दोनों थे, ये नाउन अलग था और ये नाउन अलग था, दोनों ही नाउन अलग अलग थे। ये स्टोरीज अलग है, चाइल्डहुड अलग है, प्रॉब्लम अलग है, स्टूडेंट्स अलग हैं, ये दोनों ही अलग अलग नाउन थे। लेकिन जब आगे आप बढ़ते हो तो आप देख रहे हो कि ये टू तो प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले भी डोर्स लिखा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद भी डोर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्या डिफरेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेंटेंसेस सेकेंड और थर्ड वाले में आप समझ पा रहे हैं कि पहले वाले सेंटेंस में जब आप प्रीपोजिशन के पहले भी और बाद में वही नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन है, तो यहां थोड़ा है। अब यहां आप देखें, ठीक है, यहां देखें ये भाई क्या कमेंट कर रहे हो तुम, हैं सत्यम सिंह, बुरी आदत है ये। ठीक है, तो डोर्स टू डोर्स में आप देख रहे हो, और ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले भी ये नाउन अलग था और ये नाउन अलग था। लेकिन जब आप ऐसा करते हो कि जब प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन से पहले दोनों ही नाउन एसएससी कैटेगरी से हो, एसएससी कहने का मतलब क्या होता है, एसएससी कहने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों ही सेम हो, ये दोनों ही सेम हो। इट मीन्स यहाँ जो नाउन आया है प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से जो पहले आया है वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद में भी आए। इट मीन्स दोनों ही नाउन सेम हो। ठीक है, दोनों ही नाउन सेम हो। और यहाँ पे इस का मतलब है कि दोनों ही नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। दोनों ही नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। और जो थर्ड सी लिखा हुआ है, सी फॉर है कि ये दोनों ही नाउन कैसे होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। अनकाउंटेबल नहीं होंगे, यहाँ पे
काउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट अभी हम आगे सीखेंगे कि क्या मतलब होता है। ये दोनों ही नाउन कैसे होने चाहिए, एस से सी होने चाहिए। अगर दोनों ही नाउन सेम हो, ये वाला भी नाउन और ये वाला भी नाउन, जब दोनों सेम हो, जब दोनों नाउन सेम हो तो उन्हें कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। उन्हें कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। उन्हें आप सिंगुलर में लिखेंगे, उन्हें आप सिंगुलर में लिखेंगे और दोनों के दोनों काउंटेबल होने चाहिए, दोनों के दोनों काउंटेबल होने चाहिए। ये चीज आप याद रखें। तो देखें, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्रीपोजिशन से पहले डोर्स लिखा हुआ, प्रीपोजिशन के बाद भी डोर्स लिखा हुआ है। इट मीन दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो क्या दोनों को आपको सिंगुलर में रखना पड़ता है या नहीं रखना पड़ता है? तो दोनों को आपको सिंगुलर में रखना पड़ता है। और जब दोनों को सिंगुलर में रखना पड़ता है तो यहाँ जो डोर्स टू डोर्स लिखा हुआ है, क्या ये लिखना सही है? तो सबसे पहली गलती तो ये है, सबसे पहली गलती तो ये है कि आपको यहाँ पे इस एस को दोनों जगह से हटाना होगा, क्योंकि हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते। हम प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद जब दोनों सेम नाउन हो जाते हैं तो दोनों को हमें कैसा इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से ये जो टू लिखा हुआ है, टू के पहले जो डोर लिखा हुआ है, डोर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डोर होना चाहिए। और इसके बाद में भी डोर्स नहीं होना चाहिए, डोर होना चाहिए। ठीक है। तो अब बात आती है कि इस वाले में आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, इस वाले में सब्जेक्ट आप किसको बनाएंगे? तो फर्स्ट वाला नाउन सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो पहला अगर नाउन सब्जेक्ट बन रहा है तो और पहला नाउन को हमें कैसा रखना है, सिंगुलर, और बाद वाले नाउन को भी क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। तो अगर ये सिंगुलर नाउन है, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा कैरी करेगा, हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो आप अब यहां पे देखें कि डोर्स टू डोर्स में सबसे पहली गलती क्या थी कि आपको डोर्स नहीं लिखना, डोर टू डोर लिखना है। डोर टू डोर लिखना सबसे पहली गलती है। और जब ये डोर टू डोर आपने किया तो टू के बाद ये जो डोर लिखा हुआ ये तो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो सब्जेक्टिव केस में कौन है, सब्जेक्टिव केस में इस डोर है, और डोर क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर की पेजेस आफ्टर पेजेस। आफ्टर भी क्या होता है, आफ्टर भी प्रीपोजिशन होता है। अगर ये आफ्टर भी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर दोनों सेम आ जाए, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन अगर दोनों सेम हो और दोनों काउंटेबल हो, दोनों सेम हो और दोनों काउंटेबल हो, तो उन्हें किस में रखना पड़ता है, हमें सिंगुलर में रखना पड़ता है। उन्हें हमें किस में रखना पड़ता है, सिंगुलर में। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हो कि पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ, सबसे पहले गलती तो है कि यहाँ पे पेजेस नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, पेज होना चाहिए, कि पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, फर्स्ट वाला नाउन पेज, जो कि सिंगुलर है। और सिंगुलर अगर है तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, वर्ज लगाएंगे। ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ज लगाएंगे। नेक्स्ट है वर्ड्स टू वर्ड्स हैज और हैव बीन ट्रांसलेटेड। मैं इसे स्टार मार्क करता हूं और आप मुझे बताओ कि फिफ्थ का क्या आंसर है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए कमेंट आना स्टार्ट होगा। लोगों ने हैज केवल बताया। और भी कोई गलती है इसमें, और भी कोई गलती है, और भी क्या इसमें कोई गलती है? और ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी पेपर में पूछा है, मुझे याद नहीं किस पेपर में पूछा, लेकिन एग्जाम में ये पूछा हुआ है, शायद सीडीएस ने पूछे थे। बस वहां ट्रांसलेटेड के जगह पे उसने डिक्टेटेड दिए थे कि वर्ड्स टू वर्ड्स हैज और हैव बीन डिक्टेटेड। चलिए देखिए अब हम डिस्कस करते हैं आपको क्या बताया गया। तो सबसे पहली गलती तो आपको पता है कि ये टू प्रीपोजिशन है और वर्ड्स टू वर्ड्स आएगा नहीं। लेकिन सिंपल सी बात, एक फ्रेज होता है डेट इज वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं होता, वो होता वर्ड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड्स फॉर वर्ड्स। तो ये जो टू लिखा हुआ है ये टू भी गलत है, टू को भी आप काटेंगे और इस टू के जगह पे आपको क्या करना है, तो फॉर करना है। इसके जगह पे हम क्या करेंगे, फॉर करेंगे। ठीक है। तो वर्ड्स फॉर वर्ड हैज और हैव बीन ट्रांसलेटेड, तो आपको पता है ये
प्रीपोजिशन है फॉर, और फॉर के पहले भी सिंगुलर और फॉर के बाद भी सिंगुलर, तो हमें सिंगुलर वाला ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसके अनुसार आपने क्या करना है, हैज लगाना है। तो आप क्या करेंगे कि वर्ड फॉर वर्ड हैज बिन ट्रांसलेटेड, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड हैज बिन ट्रांसलेटेड। नेक्स्ट है कि कार्स आफ्टर स्कूटर्स इज और आर बीइंग स्टॉप्ड। आप मुझे सिक्स्थ भी बताएं कि सिक्स्थ में क्या गलत है, या फिर सिक्स्थ में क्या आना चाहिए, या फिर क्या गलती है, जल्दी से बताएं। इज, और भी कोई गलती है क्या, आर बीइंग। ओके, देखिए तो आपको क्या बताया गया कि जब प्रीपोजिशन, ये तो आपको पता है कि आफ्टर प्रीपोजिशन होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद और पहले दोनों आने वाला नाउन अगर सेम हो, क्या यहाँ पे दोनों सेम है, स्कूटर और कार्स क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। और जब दोनों सेम नहीं है, ये जब दोनों अलग, ये दोनों ही अलग नाउन है, तो जब दोनों अलग नाउन होते हैं तो आप क्या करते थे, पहले वाले के अनुसार लगाते थे ना। अगर ये सेम होगा तब आप क्या करेंगे कि दोनों को सिंगुलर में रखेंगे। आप इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट देखें, इससे पहले वाले पे आपको क्या बताया गया था, इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट, जैसे आपने ये सारे सॉल्व किए हैं, तो ये क्या कर रहा था, ऑफ से पहले स्टोरेज था और ऑफ के बाद चाइल्डहुड था, तो ये दोनों अलग अलग नाउन है। और जब दोनों अलग अलग नाउन होते हैं तो आपको सिंगुलर बनाने की जरूरत होती है क्या, तो सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं होती, ये जैसे आता है वैसे ही आप लिखते हो। तो यहाँ जो आफ्टर लिखता है, आफ्टर अगर ये प्रीपोजिशन है तो हमारा ये जो सब्जेक्ट बन रहा है, वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये कार्स बन रहा है। ये स्कूटर्स क्यों नहीं बन रहा है, ये स्कूटर्स क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन कौन से केस में होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसी वजह से हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, कार। और कार्स की वजह से ही आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। देखिए इसे जल्दी से, फिर हम इसके आगे मूव करते हैं। और इसमें अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करो भाई, दोस्तों के बीच फैलाओ। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप, फिर इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पे हम मूव करते हैं। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे मूव करता हूं। इसके आगे जो हमें सीखना है वो क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट, ये मैं किताबी भाषा लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे किताब में लिखा होता है, लेकिन किताब में भी गलती लिखी हुई है, चीजें कैसे हैं अभी समझेंगे आप। अगर सब्जेक्ट हो, यहां पे इसे फर्स्ट सब्जेक्ट कह देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ड्स लिखे गए जैसे एज वेल एज, बिसाइड्स, like, unlike, in addition to, and not, except, but, without, save, with, together, ये कुछ शब्द लिखे हुए मिलेंगे आपने, ठीक है।
वो उसकी लिस्ट मैंने बनाई है, और ये किताबी भाषा की इसके बाद सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ मिले। ठीक है, मैं किताब की तरह ही समझा रहा हूँ। मैंने क्या क्या बताया कि जब दो सब्जेक्ट हों और वो दो सब्जेक्ट के बीच में क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एक्सेप्ट, बट, विदाउट, सेव, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाई, गवर्न्ड बाई। ठीक है, और ये जब दोनों सब्जेक्ट के बीच में आते हैं तो इसमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो वो हेल्पिंग वर्ब, जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, वो आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगानी होती है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है, ऐसा कहा जाता है। दिख रहा है लास्ट तक? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, और क्या, कि जो आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हो वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करता है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार ही आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये फर्स्ट के अनुसार ही आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मैंने क्या बताया कि जब दो सब्जेक्ट को ऐड किया जाए, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एक्सेप्ट, बट, सेव, विदाउट, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, अकम्पनीड बाई, गवर्न्ड बाई, और दूसरे सब्जेक्ट इसके बाद है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगानी है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, लेकिन आप समझे, जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं उसके बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। सेंटेंस है कि मैं आगे वाला स्लाइड ले रहा हूँ, फिर मैं बैक आऊँगा।
ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल से हम समझेंगे, या फिर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो कि Raghav and not C is और C नहीं, यहाँ आप लिखो V has or have mentioned your name। ठीक है, अब शुरू से मैं स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या सीखा, जो हमने चीज़ें सीखी वो क्या सीखी कि दो सब्जेक्ट के बीच में जब ये सारे वर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे, 15 वर्ड मैंने लिखे हैं शायद, कि एज वेल एज बिसाइड्स लाइक अनलाइक इन एडिशन टू एंड नॉट एक्सेप्ट बट विदाउट, ठीक है, सिव विद टुगेदर विद अलॉन्ग विद अकम्पनीड बाय गवर्नड बाय, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वाले के अनुसार लगाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखें ऐसा क्यों कहा जाता है, हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो आप देखें, जब देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ अलॉन्ग विथ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ होगा, अलॉन्ग विथ लिखा हुआ है, अलॉन्ग विथ, और इससे पहले एक सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी और इसके बाद एक सब्जेक्ट है हिज मिनिस्टर्स। इसके पहले एक सब्जेक्ट है दैट इज मोदी और इसके बाद एक सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ है, मिनिस्टर्स। ठीक है, हिज मिनिस्टर्स। तो अगर मैं बात करूं कि आपने यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपने अभी तक ये चीजें रट ली हैं कि जैसे ही अलॉन्ग विद दिखेगा आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे, मिस्टर मोदी के अनुसार। तो मिस्टर मोदी सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इज इस्तेमाल करेंगे। वैसे जब आप सेकंड देखते हैं, सेकंड लिखा होगा कि श्रेया एज वेल एज हर क्रोनीज, श्रेया एज वेल एज हर क्रोनीज हैज और हैव कम टू अटेंड द पार्टी, कम टू अटेंड द पार्टी। तो आप देखने, आप जैसे ही देखें कि श्रेया एज वेल एज लिखा हुआ और इससे पहले एक नाउन है, इससे पहले एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट है और इसके बाद एक सब्जेक्ट है, तो आपने कुछ नहीं देखना है, बस श्रेया जैसे ही देखते हैं आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट वाले के अनुसार आप लगा देते हैं। लेकिन ऐसा कब आप कर रहे थे, जब ये दोनों नाउन बन रहे थे। यहाँ मिनिस्टर्स भी नाउन है, यहाँ क्रोनिज भी नाउन है, यहाँ मोदी भी नाउन है, यहाँ श्रेया भी नाउन है। लेकिन जैसे ही आप आगे मूव करते हैं, जैसे ही आप आगे मूव करते हैं और आगे आप देखते हैं कि यहाँ जो रमेश लिखा हुआ है, रमेश के बाद ये लाइक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो बच्चे ये कर देते हैं, सबसे पहली गलती तो बच्चे ये कर देते हैं कि इसे मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट मान करके वो क्या करते हैं कि यहाँ लाइक को लाइक्स में चेंज कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसी वजह से मैंने सिंगुलर वर्ब कर दिया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा कि रमेश की जैसे आई की वजह से एम आ रहा था, रमेश की वजह से मैंने लाइक लिख दिया, बिल्कुल सही हो गया सेंटेंस, ये मान लेते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इस चीज को आप समझे कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी आपने ये 15 लिस्ट अभी बनाई है ना, जो भी आपने ये 15 लिस्ट बनाई है, ये 15 वर्ड्स के, ये वर्ड्स सारे प्रीपोजिशन है, ये सारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं। और जब ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं, ये सारे वर्ड अगर ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं, अगर ये सारे वर्ड प्रीपोजिशन का काम करते हैं, ये सारे वर्ड प्रीपोजिशन का काम करते हैं, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कोई डायरेक्ट प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन ये सारे ही प्रीपोजिशन का काम करते हैं। और जब ये सारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमें जो सेंटेंस लिखना होता है वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस वो जो सब्जेक्ट नाउन या फिर जो प्रोनाउन लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जब उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं तो आप मुझे बताओ कि जब आप कहते हो, जैसा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई लाइक मोहन, आई लाइक मोहन, तो आपको पता है कि ये आई जो है, ये आई क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है और ये जो मोहन है, मोहन क्या है, तो एक नाउन है। लेकिन अब इस सेंटेंस की बात करें कि ये सेंटेंस में क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो मोहन है वो ऑब्जेक्ट है और ये जो आई जो है वो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इसी को उल्टा लिखूं, इसी को मैं अगर उल्टा लिख दूं कि मोहन लाइक्स
मी, मोहन लाइक्स मी। तब आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या कहेंगे? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप कहोगे कि मोहन जो है वो सब्जेक्ट है और ये जो मी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने बेसिक क्लास में आपको ये भी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं आप, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो इस आई को आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहेंगे और इस मोहन को आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो आप सेकंड वाले में भी मोहन को सब्जेक्ट कह रहे हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। ये ऑब्जेक्ट था तब भी आप मोहन ही लिख रहे थे, ये जब सब्जेक्ट बना तब भी आप क्या लिख रहे हैं? मोहन ही लिख रहे हैं। इट मींस नाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो एज इक्वल होता है। जैसे अगर राम कहते हैं तो राम सब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पे ये सब्जेक्ट है, कहां पे ये ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां पे ये मोहन सब्जेक्ट है, यहां पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, वैसे ही जब इसे आप मानते हैं, कि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अगर ये मिनिस्टर आया है नाउन, तो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है या नहीं होता? वही होता है। अगर नाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है, तो इस मिनिस्टर्स को तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, मिनिस्टर को ऑब्जेक्टिव में चेंज नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी मिनिस्टर्स किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ना। और जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो हमारा सब्जेक्ट कौन बना? सब्जेक्ट मिस्टर मोदी बना। और जब मिस्टर मोदी बना तो मिस्टर मोदी की वजह से ही अगर ये सिंगुलर है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसी वजह से आपने क्या इस्तेमाल किया? इज इस्तेमाल किया। वैसे जब आप दूसरे की बात करते हैं तो एज वेल एज हर क्रोनीज की भी अगर बात करें तो क्रोनीज नाउन है, अगर ये सब्जेक्ट भी बनेगा तो क्रोनी ही रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट भी बनेगा तो ये क्रोनी ही रहेगा। तो अगर ये क्रोनी है, अगर ये क्रोनी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन अगर है तो ये प्रीपोजिशन का अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन बन रहा है? श्रेया। सब्जेक्ट कौन बन रहा है? श्रेया। तो श्रेया की वजह से आप क्या इस्तेमाल करोगे? हैज इस्तेमाल करोगे। ठीक है, श्रेया की वजह से आपने क्या इस्तेमाल किया था? हैज इस्तेमाल किया था। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं, जब आप इस सेंटेंस को देख रहे हो तो आपके मन में आ रहा है कि लाइक, आप जैसे यहां पे देखते हो तो इस लाइक का मतलब यहां पे कुछ और निकल रहा है और यहां पे कुछ और निकल रहा है। यहां पे इस लाइक एक वर्ब की तरह ट्रीट किया जा रहा है और इसका मतलब हो रहा है पसंद करना। ठीक है, यहां पे पसंद करने के सेंस में, लेकिन यहां पे ये पसंद करने के सेंस में नहीं है कि आई लाइक मी, सॉरी रमेश लाइक मी, रमेश मुझे पसंद करता है, आई एम अ डॉक्टर, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, नॉनसेंस है ये। ठीक है, तो जब इसे आप प्रीपोजिशन मानते हो, अभी मैं बता रहा हूं कि इसका अर्थ क्या आएगा। प्रीपोजिशन मानने पे इसका अर्थ चेंज हो जाता है। मैं अभी उस बात पे भी आऊंगा। तो आप जैसे ही देखते हैं कि ये रमेश यहाँ पे, इस रमेश यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ, मैंने अभी बताया कि ये जो लिस्ट बनी हुई है इसमें क्या कहीं पे लाइक नहीं लिखा, लाइक लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद, अगर ये प्रीपोजिशन के बाद आई लिखा हुआ, क्या आप प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस लिखते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं? कमेंट करें, सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं प्रीपोजिशन के बाद? अगर यहाँ पे ये लाइक प्रीपोजिशन बता रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद आप सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के लिए ओसी लिखें और सब्जेक्टिव केस के लिए एससी लिखें। ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, एग्जैक्टली। तो जब आप ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो यहां जो ये आई लिखा हुआ, क्या ये आई सही है? ये आई बिल्कुल सही नहीं है। इसके जगह पे आपको क्या करना होगा? मी करना होगा। सबसे पहली गलती तो यह है कि इस आई को हटा करके आपको क्या करना है? मी करना है। तो रमेश लाइक मी, ठीक है, रमेश लाइक मी, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट इस मी को आप कहोगे क्या? सब्जेक्ट ये है ना, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस में बन गया। ये सब्जेक्ट नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट अब कौन बन रहा है? रमेश। और रमेश की वजह से यहाँ पे एम आएगा या फिर इज आएगा? रमेश की वजह से यहाँ पे एम आएगा या फिर इज आएगा? तो बेसिक सी बात है, रमेश की वजह से एम नहीं आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसा सेंटेंस है। अब मैं इसको दूसरे ढंग से आपको कहता हूं कि इसे आप दूसरे ढंग से पढ़ो और पढ़ करके देखना कैसे इसको मैं इसे दूसरे ढंग से इस सेंटेंस को लिखता हूं और तब आपको इसकी मीनिंग समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखा इस सेंटेंस को, बस इसमें ये चेंजेस किए हैं कि ये जो रमेश इज अ डॉक्टर और ये जो लाइक मी मैंने बीच में लिखा था, इसे बस मैं लास्ट में ला दिया, लाइक मी।
अब कहोगे कि हाँ सर यही सेंटेंस का अर्थ यही है, दोनों सेंटेंस ठीक है, ठीक है। तो आप देखो, आप देख पा रहे हो कि रमेश इज अ डॉक्टर लाइक मी। यहां पे आप क्या कहना चाह रहे हो, ये लाइक क्या वर्ब है क्या? इस लाइक को आप वर्ब कहोगे क्या? ये प्रीपोजिशन है। ये कहना चाह रहा है कि रमेश एक डॉक्टर है मेरे जैसा, रमेश एक डॉक्टर है ठीक मेरे जैसा, मतलब कि मैं भी डॉक्टर हूं और रमेश भी डॉक्टर है, ये कहना चाह रहा था। लेकिन जब ये लाइक जब वर्ब बनता है, जब वर्ब बनता है, तो जब ये वर्ब बनता है तो वर्ब होने की वजह से, वर्ब होने की वजह से ये अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन भी अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो यहाँ पे ये जो लाइक जो लिखा हुआ है ये वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन होने की वजह से इस आई को आपको आई नहीं लिखना होगा, इसे क्या लिखना होगा? मी लिखना होगा। अगर इसका अर्थ समझना है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख करके समझ सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं, अगले स्लाइड में जो क्वेश्चन लिखे थे उसे सॉल्व करूं, या फिर यहां पे कोई डाउट है? ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा है ये क्या क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब आगे मैं मूव करता हूं और आगे वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा गया कि सी बट वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, सॉरी टास्क, ठीक है। आपको पता है कि बट एक कंजंक्शन होता है, बट एक कंजंक्शन होता है, पर मैं ये कंजंक्शन जब ये कंट्रास्ट पैदा करता तब होता, पर ये उसकी बात हो नहीं रही। यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशन की तरह ही ट्रीट करता, और जब जब जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, एंड नॉट लिखा है, समझ लें इसका मतलब भी कि एंड नॉट, ठीक है, और आप लिख रहे हो बट या फिर सेव, ठीक है। तो इन तीनों का एक ही मतलब निकलता है, डैट इज एक्सेप्ट। क्या निकलता है? एक्सेप्ट मतलब के अलावा, ठीक है। बिसाइड का भी मतलब के अलावा ही होता है, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब। तो यहां जो अर्थ निकलता है, जो अर्थ निकलता है वो क्या क्या है कि सी बट वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, सी बट वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। तो आप इसे प्रीपोजिशन मानो, और प्रीपोजिशन मान करके यहाँ पे ये जो वी लिखा हुआ है, इस वी को आप क्या करो? अस करो। और जैसे ही आप अस करोगे तो ये फिर सब्जेक्ट कौन बन जाएगा? तो सब्जेक्ट कौन बन रहा है? सब्जेक्ट सी बन रहा है। और सब्जेक्ट जब सी बन रहा है तो सी की वजह से आपको यहाँ पे हैव नहीं लगाना, आपको यहाँ पे क्या लगाना है? हैज लगाना है। अगर इसकी मतलब नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो इसे आप इस तरीके से पढ़े कि सी हैज कंप्लीटेड the task, completed the task, she has completed the task but us, ठीक है। अगर बट भी आपको नहीं समझ रहा तो बट की मीनिंग क्या होती है? एक्सेप्ट। और जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे कि she has completed the task except us, आपको वहां पे सुटेबल दिखेगा, क्योंकि इस वजह से ये थोड़ा लगते हैं, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं कि एंड नॉट बट सेव, ठीक है, ऐसे ये इस वजह से लगते हैं क्योंकि ये हम अभी इस्तेमाल नहीं करते अपने, जैसे आप ये एग्जाम में ही क्वेश्चन देखते हो, अपने डेली लाइफ में बोलने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर डेली लाइफ में आपको बोलना भी होता तो बस आप एक्सेप्ट लगा देते हो, बिसाइड्स लिख देते हो, आप यही चीजें लगाते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ कि रोहन सेब आई। यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट लिखा हुआ तो क्या आप इसे वर्ब मानोगे या फिर प्रीपोजिशन मानोगे? तो इसे वर्ब नहीं मानना, इसे हम क्या मानेंगे? प्रीपोजिशन मानेंगे। और जब इसे हम प्रीपोजिशन मानेंगे तो प्रीपोजिशन ये होने की वजह से ही, प्रीपोजिशन होने की वजह से ही यहाँ पे इसको क्या करना होगा? आपको मी करना होगा। और जैसे ही ये मी हो जाएगा और ये प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये आने वाला मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव कौन बन रहा है? तो सब्जेक्टिव कौन बन रहा है? रोहन। तो रोहन के अनुसार हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे या फिर इज लगाएंगे? तो आप कहोगे इज लगाएंगे। अगर इसका भी मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा इस तरीके से तो इसको भी आप उसी फॉर्म में लिख लें। और क्या लिखें कि रोहन इज रेडी टू डू दिस, रेडी टू डू दिस वर्क, सेव मी। सेव मी कहने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट मी, ठीक है। वैसे जैसे आप देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन लिखा हो कि राघव एंड नॉट वी हैज और हैव मेंशन्ड योर नेम, ठीक है। तो आप क्या बता सकते हो कि यहाँ ये जो एंड नॉट है, एंड नॉट किसका मीनिंग दे रहा है? एक्सेप्ट का।
जब ये एंड नॉट एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और जब ये प्रीपोजिशन है तो ये जो वी लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में है। क्या हम प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं? और जब ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अस लिखना होगा। तो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, राघव, और राघव जब सब्जेक्ट बन रहा है तो राघव के अनुसार आप क्या लगाओगे, हैज। एग्जाम में ये एज इट पूछे जाते हैं भाई शिवम, ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे आपको ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप पहले इसे देख लो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चंस लिखे हुए ऐसे ही पूछेंगे। आप देख लो जल्दी से, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम क्या है सर? भाई ललन यादव, देखो वहां पे लिखा हुआ है कि सिंटेक्स पार्ट 3, सिंटेक्स है टॉपिक का नाम, ठीक है। या फिर इसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हो या फिर कॉन्कर्ड भी कहते हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई जैसे ये लिखा हुआ सेंटेंस कि सी बट वी, ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं और इसी को समझा रहा हूं कि जैसे सी बट वी, ठीक है, उसके बाद लिखा है हैव कंप्लीटेड द टास्क, हैव कंप्लीटेड द टास्क। पहला क्वेश्चन तो आपको ये एज जो ऐसे ही पूछेगा कि यहाँ एरर क्या है। अगर आपसे एरर पूछना हो तो वो क्या करेगा कि इसके पार्ट बाय पार्ट क्या करेगा, सी को अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, ठीक है। आप ऐसे मत करो, इसको यहाँ से पार्ट करो, ठीक है, एक को आप यहाँ से पार्ट करो और एक को यहाँ से करो। ये ए पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ये ए है, ये पार्ट बी है और ये पार्ट जो लिखा है हमने ये पार्ट सी है, और डी जो रहेगा वो नो एरर के नाम से रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी है। अगर कोई एरर नहीं है तो उसको आपको क्या मार्क करना है, डी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इस पार्ट में कौन सा एरर है, किस क्वेश्चन में एरर है। बी पार्ट में एरर है, एग्जैक्टली। क्यों एरर है? क्योंकि आपको अभी बताएगा कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस बट को आप प्रीपोजिशन मानोगे और प्रीपोजिशन मान करके आप क्या इसको करोगे, अस करोगे। सबसे पहली गलती ये। या फिर हो सकता है आपको यहाँ पे, हो सकता है आपको यहाँ पे एक ब्लैंक के फॉर्म में दे दे, एक ब्लैंक के फॉर्म में दे दे, ब्लैंक के यहाँ कुछ ऐसे दे दे, नो एरर नहीं दे, इसी को दे दे और यहाँ आपको ऑप्शन दे दे, ठीक है। ऑप्शन आपको ये थर्ड और ये फोर्थ, आपको 4 ऑप्शन हो जाए। जैसे यहाँ पे हो जाए कि आई, आई, सी, वी या फिर मी, तो आप इसमें कौन सा एरर फाइंड करोगे। तो सबसे पहली गलती तो ये भी हो जाएगा कि इसको भी वो हटाएगा या फिर इसको रखेगा भी, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ अगर रखता भी है, अगर यहाँ पे वो रखता भी है तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा, फिर हैज लिखेगा। और यहाँ जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें क्या आएगा, आई आएगा, सी आएगा, वी आएगा या फिर मी आएगा। ये 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं कि सी बट डैश हैज कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। तो इसमें आई आएगा, सी आएगा, वी आएगा, मी आएगा, क्या आएगा। कमेंट करें जल्दी से, बी आएगा। देखें क्वेश्चंस को ढंग से देखें कि आपको यहां पे क्या फिल करना है। ये ज्यादा हौच-पौच हो गया है क्या, मी आएगा, एग्जैक्टली मी आएगा, ठीक है। अगर ये मी आएगा, क्यों आएगा, बस ये समझ गए। और इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो इससे अब हम हटाते हैं और आगे हम, आपको ये क्लियर है ना, ये क्लियर है, ये वाला जो मैंने लिखा है ये क्लियर है। मैंने आपको जितनी भी चीजें, सॉरी, मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं ये सारी चीजें मैं एक बार रिवाइज करा दूं, ठीक है। आपको फर्स्ट चीज मैंने क्या बताया कि जब दो प्रीपोजिशन से, जब प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन और बाद वाला नाउन दोनों डिफरेंट हो, जब दोनों डिफरेंट हो तो
आप क्या करते हो, वो एज यूजुअल आती है। जैसे कि ये ऑफ था, प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन से पहले आपने जैसे ये स्टोरेज दिखा तो स्टोरेज से पहले आप एज यूजुअल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ सिंगुलर और प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रिपरेशन के बाद और पहले वाला नाउन दोनों सेम हो जाए और दोनों ही काउंटेबल कैटेगरी से हो, सेम हो और दोनों ही काउंटेबल कैटेगरी से हो, तो आप उस नाउन को क्या करते हो, सिंगुलर बनाते हो। उस नाउन को आप सिंगुलर बनाते हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे थे डोर्स टू डोर्स लिखना गलत था, वहां में क्या करना था, डोर टू डोर। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा था कि प्रिपरेशन के बाद ये जैसे फर्स्ट वाला था, बस ये वैसे ही लिखा हुआ कि ये आफ्टर अगर है तो आफ्टर से पहले अगर आपने कार लिखा है, आफ्टर से पहले अगर आपने कार लिखा और स्कूटर लिखा, ये दोनों ही डिफरेंट नाउन है। और जब दोनों डिफरेंट नाउन है तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। ये अगर प्लूरल है तो हम आगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ये बातें हुई थी। फिर आपने सीखा, फिर आपने कहाँ चला गया भाई वो स्लाइड, फिर आपने इसी की बात हुई है ना, ठीक है। फिर आपने सीखा कि जब दो सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बीच में ये कुछ प्रिपोजिशन होते हैं, ठीक है, ये कुछ प्रिपोजिशन की तरह काम करने वाले शब्द होते हैं। और अगर ये प्रिपोजिशन की तरह काम करते हैं तो आप इसे सब्जेक्ट टू नाम तो दे देते हो, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में होता है क्या, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं होता, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं होता। इसे हम सब्जेक्ट टू तो कह देते हैं, किताब में ऐसे लिखा होता है, पर ये सब्जेक्टिव टू नहीं होता। आप सब्जेक्ट इसलिए लिखा होता है क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं पेपर में, ये प्रिपोजिशन के बाद नाउन ही दे देता है। और ये जो नाउन होते हैं, नाउन को आप सब्जेक्टिव केस में वही कहते हो और ऑब्जेक्टिव केस में भी आप वही कहते हो। इसी वजह से सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता है, पर ये सब्जेक्ट नहीं होता, इसे आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट कहते हो। इट मीन्स ये किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसे सब्जेक्ट टू आप नहीं कह सकते, ठीक है। फिर ये कैसे यूज होता है इसकी बात हुई हमारी कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी यहां तक अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछें, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको सॉर्ट आउट करके बताएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछें। चलिए, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में। आप यहाँ तक सारी चीज़ों को सीख करके आए, सारी चीज़ें रिवाइज करके आए, ठीक है। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आप दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सर लास्ट वाला क्या, लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई? लास्ट वाला आप इसे कह रहे हो राघव वाले में, तो मैंने यही बताया कि अगर एंड नॉट हो तो एंड नॉट का भी मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, जो कि एक प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और जब ये प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होने की वजह से आप इसके वी को आपको चेंज करना होगा अस में। आप उस वी को चेंज करोगे अस में, क्यों करोगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, यही चीज। और जब ये प्रीपोजिशन के बाद आप अस लिखते हो तो अस ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो राघव बन रहा है। और राघव जो कि एक सिंगुलर नाउन है, जो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।